एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक। आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो हम आज लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अब न्यू फैन फिक्शन थोड़े गैप पे आएगा, मतलब 2-3 दिन या 4 दिन भी हो सकते हैं। रीज़न है मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी, जो उसके नेटिव यानी उसके नेटिव का जो टाउन है बिजनौर करके, वहाँ पर है। मैं कभी बिजनौर नहीं गई हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। और वैसे भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमारे ग्रुप में पहली शादी हो रही है, तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो हम वहाँ पे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता मैं वहाँ पे शादी के बीच में कोई रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी। यू कैन अंडरस्टैंड, ढोलक वोलक और कितना शोर रहता है ना, तो उस सब के बीच में रिकॉर्डिंग तो मुमकिन नहीं है। तो इस बार मैं थोड़ा गैप पे आऊँगी। शादी मतलब कल मैं निकल रही हूँ और 2 दिन बाद शादी है, तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन तो लगेंगे मुझे शादी के हैंगओवर से बाहर आने में। तो प्लीज़ गाइस, इस बार फैन फिक्शन थोड़ा लेट आएगा, आई होप आप समझे। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंचिंग ने वांगजी पे अटेम्प्ट टू रेप का केस लगा दिया। अब आगे विंग जो वेंचिंग को मेडिकल रूम में लेकर पहुंचते हैं। अब विंग वहाँ से बाहर जा रहा था, तभी वेंजुलियो ने विंग का कॉलर पकड़ लिया और बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही हो सबसे बड़े कल्प्रेट। तुम ही पहले मेरी वाइफ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे और अब तुम्हारे हस्बैंड ने ये सब करा। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। इस बात पे विंग गुस्से में वेंजुलियो से अपनी आप को छुड़ाता है और बोलता है, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि ये ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। पहले हम श्योर अच्छे से सब कुछ पता करके फिर बात करते हैं। इस बात पे पीछे बेहोशी का नाटक करने वाले वेंचिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि क्या विंग उससे बिल्कुल भी अटैच नहीं है, कि वो अभी भी उसकी इस हालत के बावजूद भी उस पर तरस नहीं खा रहा, क्योंकि पहले तो उसकी छोटी सी चोट पे भी इतना तरस खाता था और अभी भी लंजा का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए वो गुस्से में अपनी मतलब एक तरह से नाटक को भी भूलते हुए अपनी जगह पे से बैठती है और बोलती है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे साथ ये सब हो गया पर तुम्हें भरोसा नहीं है। अगर मैं अपने मुंह से कह रही हूँ कि उसने ही मेरे साथ ये सब किया, क्या तब भी तुम्हें भरोसा नहीं है? अब भी थोड़ा वेंचिंग की बात पे शॉक तो होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पे कंट्रोल करते हुए बोलता है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई गलत फहमी है। हो सकता है तुम लंजा को मिसअंडरस्टूड कर रही हो। मेरा लंजा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अब इस बात पे वेंजुलियो को भी थोड़ा सा वहीं विंग के कॉन्फिडेंस को देख के शॉक लगता है। वहीं पीछे खड़े हुए विंग की टीम यानी शाओ शिनशेन और सोंगलैन, जो भी कुछ समय पहले ही यहाँ पहुँचे थे, उन्हें ये देख के बहुत खुशी होती है। विंग का इस तरीके से इस हालत में भी लंजा के ऊपर भरोसा करना उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि इस सिचुएशन में तो अभी सारी दुनिया ही वांगजी को गलत समझ रही होंगी, लेकिन विंग का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं हिला। उसका कॉन्फिडेंस तो अभी भी वांगजी के ऊपर उसी तरीके से है। वहीं दूसरी साइड खड़ा वेंजुलियो थोड़ा घबराया हुआ है। क्या वो भी कॉन्फिडेंट है अपने पार्टनर को लेकर इतनी तरीके से कहने के लिए? उसने वैनिंग के सामने तो कॉन्फिडेंस शो कर दिया था वेंचिंग पे, लेकिन बाद में उसने वैनिंग की बातों के बारे में जब सोचा था तो उसे भी अब वेंचिंग पे थोड़ा थोड़ा सा शक हो रहा था। और आज जिस तरीके से विंग कॉन्फिडेंट है अपने पार्टनर पे, शायद वेंजुलियो आंखों के सामने भी सब देखने के बाद भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, इसी कारण वो शांत खड़ा है। वहीं वेंचिंग इस तरीके से अपने हस्बैंड को शांत खड़ा देखकर और विंग को इतना कॉन्फिडेंट अपने हस्बैंड पे होता देखकर मन में बहुत गुस्सा हो जाती है। इतना गुस्सा आ जाता है उसे कि वो ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, और उस मेडिकल रूम में जो सामान पड़ा है उसे गुस्से में नीचे फेंकने लगती है और कहने लगती है, तुम उस पर कैसे कॉन्फिडेंस कर सकते हो? और ये बोलने के बाद वो दौड़ के विंग को पकड़ लेती है। उसने विंग के हाथों को जोर से पकड़ा हुआ है और बोला हुआ है, तुम मेरी लाइफ की हैप्पीनेस हो, मेरी लाइफ की सबसे प्यारी सबसे प्रीशियस चीज़ हो। तुम मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं शो करोगे? क्या तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? तुम्हें याद है तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, और तुम उस प्यार को ऐसे कैसे भूल सकते हो? तुम्हारे सामने मेरी ये हालत है, मैं इतने दर्द में हूँ, ये मेरी चेहरे के निशान, मेरी चोटों के निशान, क्या ये तुम्हें सब धोखा सब कुछ झूठ लग रहा है? क्या तुम
सचमुच में मेरी लाइफ से इस तरीके से जाओगे? क्या मुझ पे तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? क्या मुझे तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी प्यार नहीं है? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विभूषण? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो। तुम उस लांगवांग जी के कुछ धोखे या उसके फरेब में नहीं आ सकते। वैनचिंग अब एकदम से पागल हो चुकी है। वो सोच रही थी कि उसके प्लान के अकॉर्डिंग तो विंग उसे प्यार करेगा, पैम्पर करेगा, लांगवांग जी को गाली देगा, उसके बारे में गलत सोचेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा तो उसके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। विंग का ये कॉन्फिडेंस, वांग जी के प्रति उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई शॉक है। शायद विंग अगर कोई खुद भगवान भी आके कहे ना कि उस वांग जी किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है, तब भी शायद विंग नहीं मानेगा। उसे अपने लंजा पे बहुत भरोसा है, अपने लंजा के कैरेक्टर पे बहुत भरोसा है। वो भी तो इतने टाइम तक लंजा के साथ था, लेकिन वांग जी ने कभी उसके साथ कुछ गलत करने की नहीं सोची, कभी उसे इनप्रॉपर वे में टच नहीं किया। ये जानने के बावजूद भी कि वो उसका हस्बैंड है, उसे इतने टाइम से प्यार करता है, उसके बावजूद भी तो विंग के कॉन्फिडेंस दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विंग सचमुच में वांग जी को बहुत अच्छे से जानता है। वहीं वैनचिंग के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। वो तो पागल हो चुके हैं, वो तो कुछ भी नहीं देख रही है। अब तो वो विंग का हाथ पकड़ के जोर जोर से चीख कर उसे अपने प्यार का भी प्यार कर रही है। सबके बीच में अब वो कितना विंग से प्यार करती है, विंग उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, चीख चीख के बता रही है। विंग पे गुस्सा कर रही है कि विंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, विंग उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वो विंग की लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों विंग ऐसा कर रहा है उसके साथ। वो तो विंग को कितना प्यार करती है, कितने साल से एक दूसरे के साथ हैं, सब कुछ बता रही। वहीं पीछे खड़ा वेंजुलियो वैनचिंग के मुंह से बात सुन के तो जैसे एक मिनट के लिए बुत बन गया है। उसे तो यकीन नहीं आ रहा, जिस इंसान को उसने इतना प्यार किया, इतना एक कहते ना गुड लाइफ देना, एक इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, उस पर्सन ने उसकी बिल्कुल वैल्यू ही नहीं कही। इस नाटक को यहाँ खड़े बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जिनमें से एक वैन रोहान भी है, क्योंकि जब ये रोहान भी बहुत घबरा गया था वैनचिंग को लेके, क्योंकि है तो वैनचिंग उसी के सन की मतलब वाइफ, उसकी डॉटर इन लॉ है, तो वो भी बेचारा घबराया हुआ वैनचिंग को देखने आया था। लेकिन वैनचिंग का ये रूप देख के तो उसे भी वैनचिंग पे बहुत गुस्सा आ रहा है। सब लोग वैनचिंग का ये पागलपन देख रहे हैं। उसने अभी तक ये एक्सेप्ट तो नहीं करा कि वो मतलब ये जो भी उसने एलिगेशन लगाए हैं वांग जी के ऊपर वो झूठे हैं, लेकिन हाँ उसका आधा सच तो सबके सामने आ गया है। बेसिकली उसका ये पागलपन जो विंग के प्रति है वो सबके सामने आ गया है। अब जब ये सब हो रहा है तो वैनिंग अपनी बहन को थोड़ा रोकते हुए दौड़ के अपने बहन को विंग से दूर करता है और बोलता है, सीजे आप पहले डॉक्टर को अपने आप को अच्छे से चेक करने दीजिए, हम विंग से बाद में बात करेंगे, अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ अपने आप को डॉक्टर को चेक करने दीजिए। बेचारा वैनिंग अभी भी अपनी बहन की फिक्र कर रहा है, लेकिन वैनचिंग तो गुस्से में वैनिंग को धक्का मारती है और चीख के बोलती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मुझे कोई डॉक्टर को नहीं दिखाना, मुझे इस समय क्लैरिटी चाहिए जो मुझे सिर्फ विंग देख सकता है। विंग प्लीज़ तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, तुम बोलो ना, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तुम मुझे से दूर नहीं रह सकते जैसे मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। विंग प्लीज़ हम सबसे दूर चलते हैं, तुम और मैं एक साथ रहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए और वो तुम मुझे हर हालत में चाहिए। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या नहीं किया, अपने हस्बैंड को चीट किया, मेरा फर्स्ट लव हो, प्लीज़ विंग मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ विंग हम लोग साथ में जाएंगे, मैं जानती हूँ तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो, इसी कारण तुम हर मेरी बात मानते थे, है ना, तो मुझे बहुत प्यार करते हो ना। अब वैनचिंग पागलों की तरह ऐसी हरकतें करने लगी। वैनचिंग ने खुद बोला कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ विंग चाहती है। ये सुनने के बाद अब वेंजुलो को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको फेस अपनी साइड करता है और खींच के उसे एक तमाचा मारता है, जिससे मतलब एक तरह से वैन की ज़मीन पे जोर से गिर जाती है। और अब गुस्से में घूर घूर के वो वेंजुलियो को देख रही है और उतना ही गुस्से में घूर घूर के अब वेंजुलियो वैनचिंग को देख रहा है और गुस्से में बोलता है, क्या कहा तुमने, ये सब तुमने नाटक किया, मेरे फादर की इतनी मेहनत से बनाई हुई इस कंपनी का आज 15th एनिवर्सरी थी, तुम्हें पता है मेरे ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर सब लोगों ने इस एजेंसी इस कंपनी को इस मुकाम तक लाने के लिए कितनी मेहनत की है, पर तुमने उनके स्पेशल डे को पूरी तरह से बर्बाद भी कर दिया और मेरे साथ धोखा भी करा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये हरकतें हम लोगों के सामने नहीं आती? अगर आज विंग अपने हस्बैंड पे भरोसा नहीं भी करता, तब भी जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होती तब भी तुम्हारा सच सामने आता, और तब तुम क्या करती? हाँ, गुस्से में अब वेंजुलो दांत भींचते हुए चीखते हुए बोल रहा है। इसकी बात को सुनने के बाद विंग को भी बहुत बड़ा झटका लगा। क्या वैनचिंग ने ये किया?
उसे अब कुछ नहीं सूझ रहा। वो वेंचिंग पे गुस्सा करके बिल्कुल एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि वेंचिंग उसके उस गुस्से के लायक भी नहीं है। उसे तो अपने लंजा की टेंशन है। उसका लंजा कैसे कैदी सा बना हुआ गार्ड्स के बीच में खड़ा था, इन लोगों ने उसे ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा। वो दौड़ के अपने लंजा को देखने के लिए वहाँ से निकलने लगता है। इससे पहले वो बाहर जाता, वेंचिंग एकदम से गन लेके अब खड़ी हो जाती है। सब लोग वेंचिंग के हाथ में गन देख के शॉक है। उन्हें आइडिया नहीं था वेंची के पास गन भी हो सकती है। उसने कहाँ छुपा रखा था वो ये समझ भी नहीं पाए, या उसके एक होता ना सेकंड्स ऑफ फिक्शन का अंतर कि लोग समझ भी ना पाए। इतनी जल्दी वेंची ने गन निकाली कि सब लोग अब शॉकिंगली देख रहे हैं। और वेंची चीख के गुस्से में बोलती है, एक कदम और बढ़ गया है ना वी वुशान, तो मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूंगी। वी वुशान, अगर तुम मेरे नहीं तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। और वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलती है, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ तो अच्छे से ही इस बर्बादी को सेलिब्रेट करते हैं। सब कुछ तुम मेरे से छीन चुका है, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन मैं तुम्हें किसी और को नहीं छीनने दूंगी। तुम मेरे अलावा कभी किसी और के नहीं हो सकते विशान। और ये बोलने के बाद वेंची ना आओ देखती है ना ताओ देखती है और धड़ाम करके गन चला देती है। इससे पहले कोई कुछ रिएक्ट कर पाता या कुछ कर पाता, एकदम से एक बॉडी जोर से फ्लोर पे गिरती है और सबके मुंह से चीख निकल जाती है। इस गन के शॉट की बाहर भी आवाज़ आई थी। ये पूरा का पूरा इवेंट में जैसे भगदड़ मच गई है। कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, गार्ड्स सब लोग उस रूम की तरफ भाग रहे हैं जहाँ से ये आवाज़ हुई। वैसे तो ऑलमोस्ट इवेंट ख़त्म हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन हाँ कंपनी के तो सारे ही लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे, गेस्ट भी थे, काफ़ी सारे स्टार्स भी थे। उनकी सेफ्टी वाले जो बॉडीगार्ड्स थे वो अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ये गन शॉट की आवाज़ आई उस जगह के लिए सब दौड़ पड़ते हैं, जिनमें से एक लांग वांगजी भी था। वांगजी का दिल तो जैसे रुक गया। इस गनशॉट ने उसे पूरी तरह से डर दिया। उसकी वो चोट जो उसके हाथ पैरों पे है, क्योंकि इस समय नी मिंजो उसके साथ खड़े थे, लेकिन गार्ड्स ने फिर भी उसको थोड़ा सा पीट दिया था। वो अपनी चोट को भूल के दौड़ता है उस गनशॉट वाली रूम की तरफ, क्योंकि ये मेडिकल रूम में था जहाँ उसका विंग है। क्या उसका विंग सेफ है? ये गनशॉट कैसे हुई और यहाँ पे कोई गन लेके कैसे आया? ये सारे क्वेश्चन लांग वांगजी के भी दिमाग में हैं। जब वांगजी वहाँ जाता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि नीचे फ्लोर पे खून है और रूम में कोई नहीं है बल्कि वेंचिंग है, जिसे उस लोग हथकड़ी लगा रहे हैं। तुरंत कुछ बॉडीगार्ड्स ने उसे कस के पकड़ लिया। बड़ी बड़ी एजेंसीज में इस तरह की हथकड़ियाँ होती हैं, या बेसिकली लोगों को एकदम से कोई किसी पे अटैक कर ले तो उसे पकड़ने के मारे वो लोग रखते हैं। तो यहाँ पे भी वो उनके पास थी, जो ये पुलिस वाली हथकड़ी नहीं, एजेंसी वाली हथकड़ी है, जैसे गार्ड्स अपने पास रखते हैं उस टाइप की, वो उसके हाथों में बांधी गई है। उसका मुंह नीचे है, पास में खड़ा हुआ एक तरीके से उसका उसी की एक एजेंट कह लो, या एक होता है ना सिक्योरिटी गार्ड टाइप, वो भी खड़े हुए हैं और वेंचिंग की ये हालत देख रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं है सिर्फ वेंचिंग के अलावा। वहीं वेंचिंग को ऐसे देख के और नीचे फ्लोर को देख के वांगजी का दिल बहुत ज़ोर से रुक जाता है। वो दौड़ के वेंचिंग के पास आता है। नीमिंजे भी वांगजी के साथ थे, वो भी वांगजी के साथ जाता है। वो भी घबराए हुए हैं इतना सारा खून देख के। पक्का किसी को तो ये गोली लगी है, पर वो कौन है वो लोग ये चीज़ समझ नहीं पाए। अभी को यहाँ ना देखकर वैसे ही बेचारा लंजा डरा हुआ है, तो लंजा अपने ऊपर कंट्रोल ना करके गुस्से में वेंचिंग से पूछता है, क्या तुमने ये गन चलाई? कहाँ है मेरा विंग? तुमने किसे क्यों गन चलाई? कहाँ है मेरा विंग? बेचारा लंजा ये कहता है, जिसे वेंचिंग वांगजी को देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज हमेशा के लिए मैंने अपने विंग को खो दिया और उसका कारण सिर्फ तुम हो। और ये बोल के वो धड़ाम करके फ्लोर पे नीचे गिर जाती है। शायद वो बेहोश है और इसी कारण विंग उससे छीन लिया। ये सुन के अचानक से वांगजी की तो जैसे सांस रुक जाती है। वो बड़ी बड़ी आंखों से नीमिंजे की तरफ देखता है। नीमिंजे भी विंग मतलब एक तरह से वेंचिंग की बात समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वो भी दौड़ के गार्ड से पूछते हैं। गार्ड बताता है कि इलिंग बैंड के मेंबर को गोली लगी है और तुरंत उनके बैंड और सब लोग वहाँ ही हॉस्पिटल में उसे लेके पहुँचे हैं, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे। इलिंग बैंड के मेंबर को गोली लगी है, ये सुन के दौड़ के ये लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। वांगजी के लिए ये 15 मिनट की जर्नी भी जैसे उसकी लाइफ की दुनिया की सबसे मुश्किल जर्नी है। उसके लिए एक एक पल एक एक सेकेंड रोज सांस ले रहा है, उसकी सांस रुक रही है। क्या उसके विंग के साथ कुछ हो गया? क्या उसका विंग ठीक है? वो यही सोच के वहाँ दौड़ता है।
पर जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसकी सांस में सांस आती है, क्योंकि विंग बेंच के साइड में बैठा हुआ है। उसके हाथों पे खूब सारा खून है, उसकी शर्ट पे भी पूरी तरह से खून है, लेकिन हाँ वो ठीक है। तभी शायद वो इस बेंच पे बैठा हुआ है। वांग जी दौड़ के जाके विंग को गले लगा लेता है और तुम ठीक हो ये कहने लगता है। वो पहले विंग की पूरी बॉडी को चेक करता है, फिर बाद में उसके माथे पे किस करता है और ज़ोर ज़ोर से उसे गले लगा के रोने लगता है। वांग जी को ऐसे रोते हुए शायद ही दुनिया में कभी किसी ने देखा होगा, लेकिन उसके लिए उसका विंग ठीक है। उसे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा है। उसके आंसू शायद उसे यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि अब उसका विंग ठीक है। वांग जी अब विंग से थोड़ा दूर, मतलब विंग थोड़ा वांग जी से दूर होता है और पहले वांग जी के फेस को से वो आंसू छुटाता है और फिर वो गले लग के वांग जी के रोने लगता है और जो रोते बोलता है, लंजा लंजा वेंचिंग ऐसा कैसे कर सकती है, वो अपने भाई को कैसे गोली मार सकती है, लंजा वेनिंग हॉस्पिटल में उसे गोली लग गई। बेचारा वांग जी ये सुन के एकदम से शॉक हो जाता है। जब वेंचिंग ने गोली चलाई थी तो वह सबसे वेंचिंग के पास, बिल्कुल पास में उस समय वैनिंग ही खड़ा था, जो तुरंत अपनी बहन के आगे आके खड़ा हो गया और वो गोली सीधा उस बेचारे को लग गई। एक ऐसा निर्दोष पर्सन, एक सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग पर्सन जिसने शायद कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसने तो अपने एक तरीके से कह दें ब्रदर इन लॉ को भी हमेशा प्यार और सपोर्ट ही किया। इसी कारण शायद वेंजुलियो और वैन रोहान भी उस चीख कर उसकी तरफ दौड़े थे। आज वैनिंग की गोली लगना इन सब के लिए बहुत पेनफुल था। वो पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ज़्यादा मासूम था। उसे इस तरीके से हॉस्पिटल में देखना इन सब के लिए पेनफुल है। जो ये वैनिंग को जानता है, एक बार भी वैनिंग से मिला है, वो वैनिंग की मासूमियत, इनोसेंसी को इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए वो सब अब वैनिंग के लिए प्रेयर कर रहे हैं। वैनिंग का ऑपरेशन होता है, उसका वो जो गन था का मतलब बुलेट थी उसे रिमूव किया जाता है और बेचारे वैनिंग की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अब वो लाइफ में कभी भी दोबारा डांस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वो गन शॉट बिल्कुल उसकी बैकबोन के पास से निकला है, जिसके कारण उसकी बैकबोन पूरी तरह से इंजर्ड हो गई है। हाँ वो चल सकता है, फिर सकता है, लेकिन बस वो इतना ही कर सकता है, ना ही वो कोई और फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। ये चीज़ से वैनिंग को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। इतनी कम उम्र से वो स्टार बनना चाहता था, लेकिन उसके साथ ये सब हो गया। ये सोच के उसके लिए भी ये बहुत बड़ा पेनफुल टाइम था। ये एक तरह से ईलिंग बैड के लिए भी ये बहुत बड़ा पेनफुल टाइम था। और ये सब चीज़ जानने के बाद एक तरीके से वेंचिंग को भी बहुत बड़ा झटका लगा। वो अभी भी पागलों की तरह विंग ही कर रही है। उसे तो ये भी महसूस नहीं हो रहा अपने पागलपन में अपने ही भाई की लाइफ बर्बाद कर दी, लेकिन ये चीज़ बाकी लोगों को महसूस हो रही है। सबसे पहले तो वेंजुलियो को महसूस हो रही है। वेंजुलियो सबसे पहले एक तरीके से वेंचिंग को डिवोर्स फाइल करता है और तुरंत उसे अरेस्ट करवाया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। कोई भी अब वेंचिंग के पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ वेंजुलियो का था। इसलिए अब उसके लिए कोई अच्छा लॉयर भी नहीं है जो उसके लिए एक प्रॉपर स्टैंड ले सके। एक तरीके से पूरी लाइफ जेल में उसे रखने की प्लानिंग कर चुका है वेंजुलियो। रोहान भी अपने बेटे को पूरा सपोर्ट कर रहा है। वो जानता है कि कितने प्यार से, कितने मन से वेंजुलियो ने अपनी शादीशुदा लाइफ को टाइम दिया था। वो कितना ज़्यादा लॉयल था अपनी मैरिड लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बेटे को इतना बड़ा धोखा मिला, तो वो भी एक तरह से वेंचिंग को जल्दी से माफ़ी नहीं देगा। और वो पूरा प्लान कर चुका है कि किस तरह से वेंचिंग को वो जेल में रख के टॉर्चर करेगा। वेंचिंग कहाँ सोच रही थी कि वो एक तरीके से प्लानिंग में सक्सेस हो जाएगी, लेकिन विंग के ट्रस्ट ने उसकी प्लानिंग क्या उसे ही पागल बना दिया। वहीं दूसरी तरफ वैनिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है वेंजुलियो ने। कहने के लिए वेंजुलियो दुनिया के आगे एक ज़्यादा अच्छा इमेज कैरी करने वाला पर्सन नहीं था, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो बहुत अच्छा है। इसलिए वो एक तरह से वेंचिंग से अलग होने के बाद भी वैनिंग को अपना भाई ही मानता है और उसने वैनिंग के साथ इस एजेंसी में हेल्प करने के लिए बोला है। वैनिंग की कुछ टाइम बाद लाइफ में मिमिया भी आती है, जो उसी की बहन की एक क्या कहते हैं विक्टिम थी, क्योंकि उसकी बहन ने उसका भी तो करियर बर्बाद कर दिया था अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। उसकी हेल्प करती है मिमिया कहीं से भी वैनिंग के प्रति एक तरह से तो ना तरस वाली निगाहों से नहीं देखती थी, बल्कि उसे हमेशा इनकरेज और सपोर्ट करती थी, जिससे से वैनिंग भी मिमिया के साथ काफ़ी खुश है।
उन लोगों की लाइफ अच्छे से बीत रही है। इन 3-4 साल में बहुत कुछ बदल गया। ईलिंग बैंड अब पूरी तरह से पहले की तरह बैंड की तरह परफॉर्म नहीं करता, बल्कि 3 अलग अलग स्टार्स निकले हैं ईलिंग बैंड से। मतलब एक तरह से वैनिंग के एक्सीडेंट के बाद ये लोग ग्रुप में परफॉर्म कर ही नहीं पाते थे। जब भी ये साथ होते थे तो इन्हें वैनिंग की याद आती थी, और इन्हों वैनिंग के बिना इस बैंड को मतलब एक बैंड को रखना ही नहीं था। इसलिए इन लोगों ने उस बैंड को बाद में अलग अलग ही कर दिया। ये तीनों अपने अपने करियर में डिवाइड हैं। वहीं अब हंगवॉन जुन और हमारे ईलिंग पेट्रियार्क मिलकर सॉन्ग गाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को लोग पसंद करते हैं। 3 साल में इन्होंने बहुत सारे ड्यू परफॉर्म किए हैं, जिसमें हंगवॉन जुन सॉन्ग्स लिखते और कंपोज करते हैं, और हमारे ईलिंग पेट्रियार्क या ये कह दीजिए वी वुशान उन सॉन्ग को परफॉर्म करते हैं। इन दोनों की बहुत एल्बम्स निकले हैं और जो एक ग्रेट हिट बन गए हैं। इन दोनों के एक अलग ही फैन बेस है, जिसे सब एक तरीके से चाइना और कोरिया, यहाँ तक कि आधा एशिया पसंद करता है। जैसे ही ये दोनों एक साथ किसी भी ऐड में आ जाएं तो वो उस प्रोडक्ट के ऑटोमेटिकली रातों रात मार्केट शेयर बढ़ जाता है। इतने फेमस हैं ये दोनों और अपनी एक हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं। विंग का उस ट्रस्ट ने वांग जी को महसूस करवा दिया कि विंग उसे कितना प्यार करता है। शायद वो वांग जी की तरह इतने पहले से या बचपन से तो प्यार नहीं करता, लेकिन जब उसने प्यार किया तो इस लेवल का किया कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके वांग जी को उससे दूर नहीं कर सकती। उसने प्रूफ कर दिया कि वो भी वांग जी को दिल खोल के प्यार करता है। ये प्यारा सा कपल हमेशा एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे के साथ अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करता है। और आज भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन आज इनकी हैप्पीनेस में ये अकेले नहीं है, बल्कि इनकी पूरी फैमिली है। उसका कारण है आज इन दोनों की एनिवर्सरी। इनकी शादी को अब 3 साल हो गए हैं। आज इनकी 3rd एनिवर्सरी की ग्रैंड पार्टी हुई है। ग्रैंड पार्टी जो सिर्फ इनके एक फैमिली मेंबर्स के लिए है। कहने के लिए फ़नी है ना, पर वो ग्रैंड पार्टी इस वजह से है क्योंकि कहने के लिए सिर्फ कुछ सेलेक्टिव ही गेस्ट हैं, यानी विंग और वांग जी की फैमिली, विंग के फ्रेंड्स और वांग जी के फ्रेंड्स। बट उसके बावजूद भी इस मेंशन में हर चीज़ एकदम ग्रैंड मंगवाई गई है। बेस्ट शैम्पेन, बेस्ट बियर्स, बेस्ट केक, बेस्ट हर चीज़ बेस्ट है। इतना ही नहीं, डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्या आज यहाँ सेलेक्टिव गेस्ट ही आए हैं, इसलिए मतलब एक तरह से मैनेजमेंट करने वालों ने भी सब कुछ बहुत ही स्पेशली करा है। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी रिटर्न गिफ्ट के लिए हर चीज़ उनकी पसंद की, उनकी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इन शॉर्ट अपनी 3rd एनिवर्सरी ये हर बार जैसे ये पिछले 2 बार से कर रहे हैं उतनी ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। धीरे धीरे गेस्ट आने लगे हैं और अभी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं नी हुसैन और जंचा, जो दोनों काफ़ी एक्साइटेड घर में आते हैं और देखते हैं कि वांग जी सब लोगों से स्माइल करके अच्छे से मिल रहा है, जो वो हर बार करता है। और विंग आज भी गायब है, जैसे वो हर बार रहता है, ना चाहते हुए भी, गुस्सा करते हुए जैसे वो हर बार करता है। अपनी सीजे यानी याली के पास जाता है और बोलता है, सीजे कहाँ है आपका वो बदतमीज़ भाई, ये कभी भी टाइम पे कहीं कोई क्यों नहीं पहुँचता। आज तो इसकी पार्टी है ना, ये होस्ट है, उसके बावजूद भी सारे गेस्ट आ गए पर ये हमारे होस्ट ही गायब हैं। याली हंसते हुए आचिन की तरफ देखती है और बोलती है, ओह आचिन तुम क्यों इतना गुस्सा करते हो उस पर, तुम्हें पता है ना उसकी आदत। और अब तो उसकी डिमांड और उसके नखरे और ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उसका प्यारा हस्बैंड उसे इतना पैम्पर जो करता है। सचमुच में मैं इस वांग जी से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कितना बिगाड़ दिया है इसने वी वुशान को। अब तो पहले से ज़्यादा नखरे, ज़िद्दी और उतना ही ज़्यादा शरारती भी हो गया। लोग बड़े होते हैं, समझदार बनते हैं, और मेरा भाई बड़ा होते होते और ज़्यादा बदमाश हो गया। जंगी और श्रीजोई से ज़्यादा शरारत तो विंग करता है। इस बात पे याली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वहीं नी हुसैन पीछे से एकदम से आता है और बोलता है, और अरे तुम उनके वो प्यारे से 2 बेबी कैसे भूल गए। उनके अपने बच्चों के बिना एक पल भी कहीं नहीं जाता। बताओ वो उन्हें लेकर रिकॉर्डिंग में भी पहुंच जाता है। कितना मुश्किल होता है पूरे स्टूडियो में उन दोनों को संभालना। इस बात पे जंचा गुस्से में नी हुसैन की तरफ देखता है और बोलता है, वो उसके बच्चे नहीं है, वो रैबिट है। क्या पागलपन है यार, वो तो उन्हें बच्चे बोलता ही है, तुम भी उन्हें बच्चे बोलने लगे। इस बात पे पीछे से वांग जी विंग पीछे से गुस्सा करते हुए आता है, क्या बोल रहे हो तुम जंचा, वो मेरे बेबीज हैं, उन्हें रैबिट मत बोलना। और ये बात बोलने के बाद विंग अपने प्यारे से एक रैबिट को अपनी गोदी में लेके उसे
प्यार करते हुए बोलता है, ओ माय क्यूट बेबी। अंकल की बात पे बुरा मत माना, ठीक है? तुम्हारे अंकल ऐसे ही हैं, एकदम गुस्सैल, पर वो दिल से बहुत अच्छे हैं, ठीक है? अब अंकल की बात को दिल पे मत लेना। ऐसे बात करने लगता है जैसे सच्ची में वो अपने किसी बच्चे से बात करो। इस बात पर जंजा को बहुत जोर से गुस्सा आता है। अब बोलता है, यार क्यों इस वांगजी ने इस मंकी को 2 रैबिट लाके दे दिए, ये बच्चा बना के घूमता है। इन लोगों का नामकरण भी किया था इस पागल बंदर ने। हे भगवान, क्या करेंगे हम इसका? बेचारा जंचा गुस्सा कर रहा है। वहीं पीछे खड़े यानली इन दोनों भाइयों की लड़ाई को देख रही है। ये बस सच है, वांगी ने जब विंग को ये प्यारे से 2 रैबिट दिए थे, तब से विंग इनकी माँ बन के बैठ गया। वो इन्हें बिल्कुल बच्चों की तरह ही ट्रीट करता है। प्रॉपर नेम सेरेमनी की थी, जब बीचैन और एक तरीके से सेबियान नाम रखा है इन दोनों रैबिट्स का, और तब से ये ऐसे ही इन दोनों रैबिट्स को अपने बिल्कुल दिल से लगा के रखता है। कहने के लिए ये फर्स्ट गिफ्ट था जो वांगजी ने शादी के बाद विंग को दिया था, लेकिन विंग ने इसे बहुत ज़्यादा प्यार से संभाल रखा है। और विंग की ये नाटक और एक तरह से हरकतें देख के जंचा का पारा तो रोज चढ़ा रहता है। वैसे सिर्फ जंचा ही नहीं है जो इन रैबिट्स को पसंद ही करता है, बल्कि 2 लोग और हैं, अब वो है जिंगी और सिजोई। जिंगी और सिजोई भी इन रैबिट्स को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है उनके प्यारे अंकल सारी अटेंशन अब इन रैबिट्स को देते हैं। विंग को पहले कभी फर्क पड़ा है जो अब फर्क पड़ेगा? वो तो इन रैबिट्स को ऐसे ही बेबीज की तरह रखता है। आज इस पार्टी में भी वो अपने रैबिट्स के साथ ही पहुंचा है, जहाँ पे विंग की ये हरकतें कुछ लोगों को इरिटेट करे, तो हमारे वांगजी को उस पर और ज्यादा प्यार आ रहा है। वांगजी जानता है विंग इनसे अटैच इसी वजह से है, क्योंकि वांगजी ने उन्हें गिफ्ट किया है और वो अपने विंग की हर खुशी में खुश होता है। और जब ये लोग यहाँ एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इनकी बहुत अच्छे से केक कटिंग सेरेमनी होती है। सबके बीच में ये लोग पहले की तरह एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये फैन फिक्शन? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं छोटे से गैप के बाद आऊँगी। हो सकता है मैं 1 शॉट लाऊँ, अगर मैं 1 शॉट नहीं लाऊँ तो हो सकता है कि मैं कोई शॉर्ट स्टोरी लाऊँ, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। लौट के आके मैं डिसाइड करूँगी 1 शॉट होगा, शॉर्ट स्टोरी होगी या लॉन्ग स्टोरी होगी। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोज़ को देखते रहिएगा, मेरे चैनल की बाकी फैन फिक्शन सुनते रहिएगा। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई होप आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है। थैंक यू।